ऑपोजिशन जमातों ने तय कर लिया बजट अवाम दुश्मन है, मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत के कुछ इत्तेहादी भी खुश नहीं। बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली और नैब के कैदी सिराज दुर्रानी ने अपनी मर्जी के कैद खाने का इंतखाब कर लिया। अपना ही चेंबर सब जेल करार। ऑपोजिशन का एतराज और करारदाद लाना कुछ गलत भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ इज एवरीवन डूइंग? अच्छा, बाय द वे, मौसम जो है कुछ नोटिस किया या मैं कहूँ या ना कहूँ कि कराची का मौसम थोड़ा सा इतना सा बेहतर हुआ है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतना सा बेहतर हुआ है। मुझे लग रहा है कि और ज्यादा हब्स पड़ गया है। लेकिन अब्दुल्ला, हवा चल रही है। स्टैंड स्टिल है। नहीं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। अभी आप जरा बाहर से घूम फिर के आए तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जितना पसीना आपको आएगा उसी से अंदाजा हो जाएगा कितना हब्स है। लाहौर में कल जबरदस्त बारिश हुई है और मौसम जो है वो सुहाना हो गया। और भी काफी जगह से इत्तलात थी मैदानी इलाकों से कि वहां पर बादल जो हैं वो खुलकर बरस रहे हैं। तो आप लोग बरसात एंजॉय करें, पकौड़े खाएं, बारिश के गाने सुनें। वो उधर आप कैमरे में देख के कह रहे हैं ना, वो इधर तो यहाँ कोई एंजॉय नहीं कर सकता मौसम। तो यस, जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, यू आर सो ब्लेस्ड, यू शुड नो दैट यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि कहीं कहीं लोग जो हैं वो तरस रहे हैं बारिश की एक बूंद के लिए। अच्छा जी, कुछ हम पहले खासी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजकल। बजट पास कराना पहली तरजीह है हुकूमत की, और अपोजिशन ने भी ये ठान ली है कि भाई बजट तो पास होने नहीं देंगे। बजट पर बहस भी हो पाएगी या नहीं, ये भी एक और अहम सवाल है। तो जरा इन्हीं बातों से बिल्कुल जी, इन्हीं पे हम बात भी कर लेते हैं और फिर हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन ने ठान ली कि बजट पास नहीं होने देना। इत्तेहादी भी नाराज से हैं और ये बिल पास कराना हुकूमत के लिए कोई छोटा चैलेंज नहीं होगा। ये हम आपको बता दें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साफ कह चुके हैं कि बजट की पूरी तरह मुखालफत करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि जो अवाम दुश्मन बजट है उसको पास नहीं होने देंगे। अपोजिशन पार्टी से और हुकूमती एलाइज से भी रब्ता करेंगे। इमीडिएट चैलेंज है वो ये अवाम दुश्मन बजट है। हमें मिल के काम करना चाहिए, हमें इसको अपोज करना चाहिए, पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना हो। मुस्लिम लीग नून भी बजट के खिलाफ पूरी तरह मैदान में नजर आ रही है। पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन अवाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बजट जो है, हम इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं असम्बली के अंदर, और तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। हुकूमत खुद बजट की मुखालफत कर रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत भी जानती है कि ये अवाम बजट है। ऑन दी अदर हैंड, आपको ये भी बता दें कि हुकूमत भी पुर उम्मीद है कि बजट तो वो मंजूर करवा के ही दम लेगी। हुकूमत इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके इस बजट को पास भी करेगी और इस बजट के अंदर जो तरजीहात और अहदाफ सेट किए हैं उनको हम हासिल भी करेंगे। और अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन की मौजूदगी में बजट मंजूर करवाना हुकूमत के लिए यकीनन बड़ा चैलेंज तो होगा। सरदार अख्तर मेंगल जैसे इत्तेहादी भी अगर मुखालिफत पर आमादा हो गए तो फिर बजट का मंजूर होना नामुमकिन हो सकता है। इसी पे जरा बात करते हैं पीटीआई की तैयारी क्या है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया डोगर साहब, आपने वक्त दिया। डोगर साहब, ऑपोजिशन ने तो ज़ाहिर साफ बता दिया कि बजट असम्बली से पास नहीं होने देंगे, टिल का जोर लगा देंगे। आपके इत्तेहादी अख्तर मेंगल साहब भी अगर उनका साथ देने पे आमादा हो गए तो फिर ऐसी सूरत हाल में नंबर्स कैसे पूरे होंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह बजट हम पास करेंगे और यही हुकूमत मंजूर करेगी। हमारे पास मतलूबा जो नंबर्स हैं बजट को पास करने के लिए वो पूरे हैं। अपोजिशन का शोर शराबा आर्जी है और इसके लिए हमारी कोशिश है कि कल तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और इंशाल्लाह कल के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ईवान जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और अरकान अपनी बजट के ऊपर जो डिस्कशन है उसका आगाज़ कर देंगे। जहाँ तक अख्तर मेंगल साहब का मामला है, अख्तर मेंगल साहब हमारे इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। उनके 6 नुकात हैं जिसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है
वो डेली की बुनियाद पर अख्तर मैंगल साहब से बात कर रही है और बहुत सारे जो उनके नुकात हैं उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और बाकी आने वाले दिनों में उनकी कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हैं जो कि प्लान हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि उसके बाद अख्तर मैंगल साहब के जो मुतालबात हैं वो काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे और इंशाल्लाह अख्तर मैंगल साहब भी बजट के मंजूरी के मौका पर जब वोटिंग होगी हुकूमत का साथ देंगे। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि ऐवान के माहौल को ठीक रखना स्पीकर का काम है। वज़ीर आज़म को खुद शिकायत है कि उन्हें भी खिताब नहीं करने दिया जाता। आपको बतौर चीफ विप ये नहीं लगता कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की परफॉर्मेंस में बेहतरी की ज़रूरत है? हुकूमत ही नहीं, पूरे ऐवान का मामला है आफ्टर ऑल। ये असम्बली कोई आम या बड़ी गैर मामूली असम्बली है कि आप जानते हैं कि अपोजिशन की भी इसमें जो तादाद है वो खासी ज़्यादा है और अपोजिशन और गवर्नमेंट का नंबर्स का भी कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई विजिबल मार्जिन नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल टेम्परेचर क्योंकि मजमूई तौर पर वो गिरफ़्तारियों की वजह से हाई है और ऐवान का टेम्परेचर भी पिछले 8-9 महीने से हाई रहा है, तो ऐसे में कोई भी स्पीकर होता या कोई भी डिप्टी स्पीकर होता तो उनकी कारकर्दगी आप इसी तरह देखते। लेकिन स्पीकर साहब की मैं समझता हूँ और डिप्टी स्पीकर साहब की भी फिर भी बड़ी मिसाली कारकर्दगी है और उन्होंने बतौर कस्टोडियन पूरी कोशिश की है कि वो अपोजिशन को और दोनों तरफ के ऐवान के बैठे हुए लोगों को साथ लेकर चल सकें और वो चल रहे हैं। उनके लिए बहुत टफ ज़रूर है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई असम्बली का मेंबर गिरफ़्तार हो जाता है और फिर वो उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते हैं और वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो वो अरबों रुपए की चोरियों में होते हैं, डाकों में होते हैं। इखलाकी कोई जवाज़ होता नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए। तो ये अब सिलसिला है जो लगा हुआ है और जो है, लेकिन ऐसे में मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब का किरदार बहुत बेहतर है। अच्छा, आप उनके किरदार की तारीफ करें, लेकिन जिन अपोजिशन रहनुमाओं को ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदे चोर डाकू कहकर पुकारते हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, अभी अक्यूज्ड हैं। डॉक्टर साहब लास्टली ये बता दें कि बजट का बिल मुल्क की ज़रूरत है, ज़ाहिर है पास होना चाहिए। हुकूमती नुमाइंदे जाकर अपोजिशन से मिल लें, क्या बड़ी बात है? उनकी तजावीज़ ले लें, उनकी तजावीज़ भी जो अच्छी हैं उन्हें शामिल कर लिया जाए बजट में। ऐसा होगा तो ज़ाहिर है जमहूरियत भी मजबूत होगी। लेकिन हम क्या समझे, क्या तहरीक इंसाफ ने ये जो मुफाहमती ऑप्शंस हैं ये तमाम ऑप्शंस हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं? अपोजिशन के साथ हुकूमत ने कभी भी अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया और ये मुज़ाकरात होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आजकल के हालात में पॉलिटिकल टेम्परेचर इसलिए हाई है कि आप जानते हैं कि अपोजिशन में जो बड़ी नुमायाँ दोनों जमातें हैं उनके सरबराहान ममलकत जो सरबराह थे उनके और जो इस ममलकत के वज़ीर आज़म और सदर भी रह चुके थे, उनकी जो अरबों रुपए की चोरियां थी, करप्शन थी, डाके थे, वो बेनकाब हो गए और जिसके नतीजे में वो जेल में है। तो इसलिए अपोजिशन जितना शोर शराबा और वाविला डाल रही है वो पार्लियामेंट को ढाल बनाना चाहते हैं। बजट के मौका पर हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं और हमें ये चाहते हैं कि हुकूमत अंडर प्रेशर आए और हुकूमत जो है कोई NRO दे दे या कोई ढील दे दे। तो ऐसा नहीं होने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साफ वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि जिन्होंने इस मुल्क की अरबों रुपए की दौलत लूटी है उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उनको करार वाक़ मिलेगी। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। उन्होंने कहा टेम्परेचर इसलिए हाई है कि जी गिरफ्तारियां हो रही हैं अपोजिशन रहनुमाओं की, तो इसलिए सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और अपोजिशन ज़रा ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ भी आई थी लेकिन डोगर साहब ने हमको समझा दिया। पाक भारत मैच ऑब्वियसली संडे को ही ख़त्म हो गया था, मगर सीरियसली हाँ, लेट मी टॉक, मैंने कुछ दिखाना है ना, मतलब आपका भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर अभी भी ये मैच जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है और पाकिस्तान की हार पर जहाँ पाकिस्तानी शायकीन काफ़ी गुस्से में, वहाँ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो है मीम्स वो बनाकर अपने दिल का जो है ना वो भड़ास निकाल रहे हैं। और आपको पता है कि माशाल्लाह हमारा ह्यूमर लेवल ही कुछ और है। कमाल है। तो कुछ हम आपको कुछ मीम्स दिखाना चाहते हैं।
तो सबसे पहले आप ये देख लें, आपको पता है कि सरफराज की जो जमाई लेते हुए ये तस्वीर है, इसके तो हज़ारों मीम्स बने। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पिक 1 सरफराज यॉर्निंग, पिक 2 रिएक्शन ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, वो भी आपने देख लिया है। और ये भी देख लें। अच्छा जी, तो ये बस बेसिकली ज़्यादातर तो इमरान खान विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, सरफराज वी विल बॉल फर्स्ट। तो आपको पता है इस बात पे भी बड़ा ही लोगों ने तनकीद की है कि जी खान सबसे अच्छा रिएक्शन पता है क्या था? वो जो साहब खड़े हुए थे ना स्टेडियम में, वो जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनका फिर इंटरव्यू भी हो गया था, शर्ट और वो एक जंपर में एक विंड ब्रेकर जो उन्होंने पहना था, जिनकी तस्वीर वो हाथ दोनों बांधे हुए कमर पे शदीद वायरल हुई थी। तो सारे रिएक्शंस में कहता हूँ वही रिएक्शन फिट आते हैं। एग्जैक्टली, वो एक रिएक्शन था जो कि हर रिएक्शन पे भारी है। इस किस्म के मीम्स बहुत बने थे कि खान साहब ने खास तौर पे जिस दिन मैच था उस दिन सुबह ट्वीट किया था और उन्होंने ताकीद की थी कि पहले बैट करना, लेकिन लोगों का कहना है कि सरफराज ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और इमरान खान का व्हाई डिडंट यू लिसन टू मी, सरफराज आगे देख लें कि क्या मीम बनी हुई है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अगर दीगर आपने मीम्स देखने हैं तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इससे और भी बहुत ज़्यादा फ़नी मीम्स हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली कोई उसमें तो कोई आपको पता है कि ऑलमोस्ट समझे कि मुकाबला ही पड़ गया था मीम्स का। और क्या करते हैं इंसान, मतलब कि जब आपको इस किस्म का गलत भी तो कहीं करना है। इस किस्म का जब मैच हुआ हो तो आपने कहीं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, वरना तो फिर गुस्से में आप आग बगोला हो जाएंगे। जल्दी से आपको बताएं कि सिंध असेंबली के स्पीकर सराज दुरानी का अपना ही चेंबर सब जेल बना दिया गया है। नैब के कैदी ने अपना कैद खाना खुद मुंतखब किया है और सिंध असेंबली के इजलास भी पहले इसी चक्कर में चलते रहे। क्या किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये हमारा सवाल है। और नैब केस में गिरफ्तार आगा सराज दुरानी ने अपने चेंबर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और उन्हें अब जेल से स्पीकर चेंबर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा कानून सिंध ने बजट कार्रवाई के तवील इजलासों के बायस चेंबर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त की थी और इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेरजमान ने करारदाद सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है। पीटीआई का कहना है कि सिंध असेंबली सब जेल करार दी जा चुकी है, हो सकता है काबीना वहां रहने लगे। सुने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सिंध असेंबली में मुज़ादात जमा कराई है। हम अपने सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं सिंध असेंबली को एक सब जेल करार देने पे। इसको हर फोरम पे हम आवाज़ उठाएंगे, इसकी हम सिंध असेंबली में मजम्मत करेंगे। हमारा हर मेंबर अपनी स्पीच के अंदर इसकी मजम्मत करेगा और हम इसके लिए अदालतों को भी रुजू करेंगे। आपको जल्दी से याद दिला दें कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब ने 20 फरवरी को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया था। इसी बारे में बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक। हमने जब ये खबर सुनी ज़ाहिर और पढ़ी और इसकी तफसील सामने आई तो बड़ी हैरानी भी हुई कि क्या निज़ाम और क्या सिस्टम और क्या कवानीन हैं कि चेंबर को सब जेल करार दे दिया जाए और ख़ुद ही इंसान जिसने जो कि कन्विक्ट एज एन एक्यूज्ड हो और जो कि खुद जेल में हो एक इल्ज़ाम के तहत, वो खुद ही ये सारी कार्रवाई करते हैं और अपने ही दस्तखत से अपने ही चेंबर को सब जेल करार दे दे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, कानून मौजूद है कि सब जेल करार दिया जा सकता है किसी भी जगह को। हुकूमत सिंध किसी भी इमारत को कानून के तहत सब जेल करार दे सकती है, लेकिन ये एक सवाल है कि किसी आइनी इदारे की इमारत को कैसे आप सब जेल करार दे सकते हैं जहाँ पर कानून साजी होती हो और जिसका एक तकद्दुस होता है। और स्पीकर का जो अहदा है वो भी एक मुक़द्दस अहदा समझा जाता है। दूसरी तरफ ये कि जब वो अब चैम्बर स्पीकर का अगर वो आइनी इमारत के अंदर जो मौजूद है, अब वो जेल के इंतज़ामी कवानीन के तहत चलेगा। अब वहाँ जेल के कवानीन लागू हो गए हैं और वो अमलन तौर पर वो चैम्बर जो है जेल बन गया है ना के कंट्रोल में चला गया है। तो इस तरह से एक तरह से ये भी हुआ कि स्पीकर के जो अपने जो इख्तियारात हैं वो सल्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका इख्तियार है कि वो किसी मेंबर को अगर वो जेल में है या कैद में या गिरफ़्तार किया गया है तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए समन करते हैं। लेकिन अब चूँकि स्पीकर खुद ही सब जेल के अंदर हैं तो वो ये जो अपना इख्तियार है उसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ये एक सवाल बनता है।
उसके साथ अच्छा, अपने लिए तारीखी फैसला कैसे किया जा सकता है? किसी और को समन कर लिया, ठीक है, अपने लिए भी ये फैसला खुद ही स्पीकर को करना है। खास तौर पे ये अनलॉफुल तो नहीं है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इखलाकी तौर पे कुछ अजीब सी बात लगती है। जी देखें, इखलाकी तौर पे तो ये पीपल्स पार्टी को फैसला कर लेना चाहिए था कि स्पीकर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उनको ये एक जो आईनी ओहदा है जिसका बड़ा तकद्दुस है, तो उस लिहाज से उन्हें क्या एक्ट करना चाहिए, और स्पीकर को भी उनका अपना इखलाकी फ़र्ज़ बनता है किस हद तक उन्हें रहना चाहिए था कि ओहदे से अपने जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते इससे आप ज़रा साइड हो जाते। लेकिन अब चूँकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है, तो अब ये एक बहस का हिस्सा तो बन गया, इस पर एक बहस छिड़ जाती है, क्योंकि बरसग़ीर यानी इंडो पाक की तारीख़ के अंदर ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि किसी आइनी जो इदारे हैं उसकी जो इमारत है उसको आप सब जेल करार दे दें, और वो भी सिंध असम्बली जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत के हामिल है, इदारा है जिस पे पहला जो इजलास हुआ है पाकिस्तान बनने के बाद वो भी सिंध असम्बली के अंदर ही हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये नई बहस का आगाज़ हो सकता है। अपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस बात पे बात करें और इसको इशू बनाएं। बहुत शुक्रिया तारिक मुइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। अजीबो गरीब सी बात है, और वाकई हम पहले भी जब ये बात कर रहे थे तो हम सोच रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि क्या पूरी दुनिया में कोई इस किस्म का प्रेसिडेंस है, कोई एग्जाम्पल है, बट माशाल्लाह आपको पता है कि हम पाकिस्तान में पहली बार कोई चीज़ कर देते हैं और उसके बाद अपने लिए ही एक प्रेसिडेंट सेट भी कर देते हैं। अच्छा जी, एक याद दहानी आपको करानी है, रिमाइंडर है। LSA यानी लक्स अवार्ड्स 9 कैटेगरीज में आपको बता दें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स कर रहा है। वोटिंग के जरिए आप अपने पसंदीदा सितारों को, स्टार्स को वोट करके जितवा सकते हैं, और ये वोटिंग जारी है, सिलसिला शुरू हो गया इसका ऑलरेडी। बिल्कुल जी, और आप भी हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टार्स के लिए। LSA की वेबसाइट है www.luckstyle.pk, तो इस पे जाएं, वोट करें और शामिल हो जाएं, सो यू कैन बी द डिसीजन मेकर कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए किसको नहीं। अच्छा जी, आपको बताएं कि कराची में तजावुज़ात के ज़िंदगी में जब कलर आते हैं ना तो फिर एनर्जी आ जाती है। हाँ, ये भी वेरी कलरफुल टुडे। लेकिन कराची से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप बहुत ज़्यादा, ये हम आपको बता दें और इसके ऊपर हम बात भी करते हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम में ईदी एम्बुलेंस सेंटर गिराए जा रहे हैं और शहर के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज तकरीबन बंद हो गई हैं। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत सिर्फ इजहार अफसोस ना करे, कुछ अमली तौर पर भी करके दिखाए। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने मुल्क के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के 3 मराकज़ के कुछ हिस्सों और शहर की 10 मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी एम्बुलेंसों के जो शेड्स हैं वो गिरा दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कुछ अरसे से शहर में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम चला रही है, जिसकी जद में ईदी फाउंडेशन भी आ गई है। फैसल ईदी के मुताबिक अब कराची में किसी बड़े हादसे या कुदरती आफत की सूरत में ईदी एम्बुलेंस शहरियों की मदद के लिए नहीं जा सकती। ये जगह जगह खड़ी होती थी। आई नो कि हमारे दफ्तर के बाहर भी कुछ एम्बुलेंसेस इसी तरह खड़ी होती हैं, करीबी मुख्तलिफ जगहों पर जो शहर के अहम स्पॉट से अहम शाहराएं हैं वहाँ पर ये एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी कि कहीं भी हादसा हो या कोई इशू हो तो करीब तरीन जगह पर जो खड़ी एम्बुलेंस है उसे पहुँचाया जा सके। अब ये सिलसिला शायद मुतासर हो सकता है। इन मराकज़ पर एम्बुलेंसेस को हिदायत देने वाला मवासलाती निज़ाम नस्ब था जो तबाह हो गया है, और अब ईदी मरकज़ टावर से शहर भर में मौजूद एम्बुलेंसों से रब्ता करके इन्हें हिदायत जारी करने की सहूलत भी मैसर नहीं है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की। फाउंडेशन के कई मराकज़ गिरा दिए गए हैं और अगर ये गैर कानूनी थे तो सिंध हुकूमत ने इन्हें पहले क्यों नहीं हटाया था? ये बात हम हमेशा पूछते हैं कि सबसे पहले क्यों इनको NOC दे दिया जाता है और उसके बाद ले लिया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो ईदी फाउंडेशन के कुछ दफातर डिस्टर्ब हुए हैं, जिन स्टॉल्स थे वो सिंध हुकूमत ने नहीं हटाए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था और गालिबन ये डायरेक्शन जो हैं वो KMC को दी गई थी और ये KMC ने अपने तौर पे किए हैं। इसमें सिंध हुकूमत को ना कॉन्फिडेंस में लिया गया था और ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद तलब की गई थी। तो ये क्यों हटाए गए हैं और इनकी इजाज़त क्यों दी गई थी? तो इजाज़त देना भी गालिबन KMC की ज़मीन थी, अगर दी होंगी तो उन्होंने दी होंगी और हटाया भी उन्होंने ही है। कह रहे हैं आपके हटाने में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये कायम थे और ये कराची शहर में कायम है और कराची कैपिटल है सिंध का, तो आई वंडर कि सिंध हुकूमत का कैसे लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब गनी साहब एक्शन हो गया है तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ख़ुद भी इस ऑपरेशन के मुखालिफ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर मुतासरीन के लिए अब तक कुछ किया है? कब तक कुछ करेंगे? कोई अल्टरनेटिव जगह दें, कोई प्रॉपर इंतज़ाम करें, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हो।
देखिए, अगर तो आप ईदी फाउंडेशन के हवाले से पूछ रहे हैं तो उस पर यकीनन बिलावल साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने हमसे पूछा भी था, लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें हमारा कोई अवल दखल नहीं है। जहाँ तक अगर आपकी जो बात है वो KCR के मुतासरीन के मुतल्लिक है तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुमाइंदे हैं मुतासरीन के वो हमसे राब्ते में हैं और कई हम मीटिंग्स भी कर चुके हैं और उन्हें हमने ये भी बताया है कि हम फिलहाल तो आर्जी तौर पर कोई उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल अरेंजमेंट करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ज़मीन की अलॉटमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी और ज़मीन तलाश करनी पड़ेगी कहाँ पर उनको दी जा सकती है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। सईद गनी साहब, अदालती अहकामात जो हैं ऑब्वियसली वो भी हैं और अगर कोई इमारत गैर कानूनी है तो एक्शन तो बनता ही है, लेना भी चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता क्या हो सकता है, ख़ास तौर पर ईदी फाउंडेशन के लिए जिनकी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सरकारी एम्बुलेंसेस से महरूम शहर का बहुत बड़ा सहारा है? देखिए, मेरा मौक़िफ़ पहले भी बड़ा वाज़ेह था और बहरहाल अदालत ने मुझे नोटिस भी दिया है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। मैंने उस वक्त भी यही अर्ज़ की थी कि जो कुछ अदालत कह रही है, जो मौजूद जज साहब कह रहे हैं, हम समझते हैं कि वो कराची के लिए हक में है, बहुत अच्छा है। कराची का एक बेहतर चेहरा है वो सामने आ जाएगा, लेकिन उस पूरे ऑपरेशन की जद में हज़ारों लाखों लोग भी आएंगे जो इससे मुतासिर होंगे। तो हम इस तरह से ये काम करें कि जो अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद भी हो जाए और जो मुतासरीन हैं उनकी भी हम कोई मदद कर लें। ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि जहां हज़ारों लाखों लोग मुतासिर हों उनको आप चंद हफ्तों या चंद महीनों में जो है वो रिहेबिलिटेट भी कर लें। तो हम अगर लोगों को मुतासरीन को मुश्किल से बचाना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि ये जो कुछ ऑपरेशन होना है इसके लिए एक वक्त दिया जाए जो कई महीनों पर या हो सकता है कि चंद सालों पर मुहित हो, जिसमें हम एक पूरी प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के अंदर इंक्रोचमेंट को हटाना भी शामिल हो और उन तमाम मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन भी शामिल हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी इसका होता है, हम उसका भी इंतजाम कर लें। तो ये अगर जल्दबाजी में काम होगा तो ये मुश्किलात आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। ज़ाहिर है बेहतर तरीका अदालती अहकामात सर आँखों पर, कराची का असली चेहरा भी बहाल होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो चेहरे के साथ साथ जो अंदर बॉडी है, जो सिस्टम है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत से जो गलत पहले हुए थे उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी यूटिलिटी देख ली है, शहर ने देख लिया, तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जहाँ ईदी एम्बुलेंस शेल्टर्स हैं उनका ऑलरेडी अल्टरनेटिव सोच लेना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। आइडियल सिनेरियोज नहीं है, हमारे यहाँ यही फलाही इदारे हैं जो लोगों को सहूलत मैसर कर रहे हैं। या तो हमारे पास सरकारी एम्बुलेंसेज का ऐसा नेटवर्क है, ऐसा जाल हो, वो तो खैर ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं चला पाया आज तक, तो कि ज़रूरत ही ना पड़े, फिर आप गिरा दें, फिर आप हटा दें। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं किसी भी मुल्क में तो फिर बाय लॉ आप कैसे चलेंगे? हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है और अगर पहले गलती हो गई थी तो अब उसको रेक्टिफाई करें और कोई सही जगह भी दिखाएं। हम आपको अपनी ब्रेक के भी दिखा सकते हैं, ब्रेक के हम हमेशा कहते हैं हमारी ब्रेक्स देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ब्रेकों पे आ रहा था, ब्रेक्स पे आ गए बिकॉज आई एम कूल, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, हमारा जो स्टूडियो एकदम से भर गया है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत सी बातें करनी है। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, बताते हैं आप या नहीं बताते? दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गेस्ट्स दैट वी हैव एवर हैड इन जियो पाकिस्तान स्टूडियो। लेकिन कितने जबरदस्त मेहमान जिनके आप बड़े अरसे से फरमाइश कर रहे थे, उनको हमने बिल आखिर बुला लिया है। कश्मीर बैंड किसी तारीफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, आज होंगे जियो पाकिस्तान के मेहमान। नहीं, अभी नहीं दिखाएं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा सस्पेंस आप बरकरार रखें। आ गए हैं, मौजूद हैं और इनसे भी पूछेंगे कि इतनी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे लेदर जैकेट्स वगैरह पहन के आते हैं। दैट इज सो ट्रू, आई एम गोइंग टू आस्क देम, लेकिन ये सरप्राइज रहेगा। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, एज वी हैव टोल्ड यू। जल्दी से शुरू करते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फिर फट गई, शहर में पानी का बहरान संगीन। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया को एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से फुर्सत नहीं, मसला कौन हल करेगा? ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए नया टेंडर लाने की तैयारियां, नवंबर तक ट्रेन चलती नजर नहीं आ रही। पीटीआई हुकूमत 90% मुकम्मल मंसूबे को भी कहीं पेशावर BRT ना बना दे।
जनाब कागज़ का जहाज़ हो या और बहुत से गाने हों, हमारे तो बहुत से फेवरेट हैं, तो आपकी जो भी फरमाइशें हैं ना, आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के भेज दीजिए ऑलरेडी। लेकिन पहले हमारी फरमाइशें पूरी होंगी और फिर इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स की भी हो जाएंगी। अच्छा जी, उनको अभी हम फिर वेट करवा रहे हैं। कश्मीर बैंड हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन एक खबर जिससे आप परेशान हो गए होंगे कि कराची में पानी की सिचुएशन क्या चल रही है। पहले ही पानी की इतनी किल्लत है और अब क्या होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और फिर मेयर कराची वसीम अख्तर भी हमको ज्वाइन करेंगे। आपको बताएं कि कराची को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फिर फट गई है और शहर पानी को तरस रहा है। किसी को कुछ ख्याल नहीं कि होना क्या है। कराची में बिजली तो परेशान कर ही रही है, अब पानी भी शहरियों के लिए नायाब हो गया है। आपको बताएं कि 33 घंटे 33 आवर्स में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और लाइन भी फट गई है और 50 मिलियन गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सकेगा। और धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक वाल्व भी लीक हुआ है। पानी की बंदिश से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सूबाई वजीर और बल्दियाती हुकूमत एक दूसरे पर फिर से क्या हो रहा है, इल्ज़ाम तराशी कर रही है। उससे फुर्सत नहीं है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि पानी का मसला हल नहीं हुआ तो अगला एहतजाज वजीर आला हाउस के बाहर कर देंगे और फिर बिलावल हाउस भी जाएंगे। हुकूमत के जो मेंबर्स हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनको भी हमने बता दिया ये पानी का मसला हल नहीं होगा तो हमारा अगला एहतजाज जो है वो हम चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर करेंगे। चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, वहाँ पे जाके सारे MLAs MPs बैठ के करेंगे और उसके बाद जो है बिलावल हाउस के बाहर जाके हमारा एहतजाज होगा कराची के पानी के ऊपर। ठीक है जी, मेयर कराची वसीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इस सिलसिले में शुक्रिया आपका वसीम साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कराची को जो इशू हुआ है अब हालिया, वैसे तो ये कितना ही पुराना इशू है, बारहा आपसे भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन धाबेजी से पानी सप्लाई करने वाली लाइन फिर फट गई है। पहले ही पानी को तरसा हुआ है ये शहर, एक और झटका लगा है। ये जो सप्लाई करने वाली लाइन है, मसला है क्या आखिर इन लाइनों में? अक्सर हम इस निज़ाम की ख़राबी की बातें भी सुनते हैं, लेकिन इसको क्या परमानेंट तौर पर ठीक करने का किसी ने सोचा है? मैं थोड़ा सा एक करेक्ट करता हूँ जो आपने भी कहा है और लिखा हुआ भी आ रहा है कि सूबाई और बल्दियाती एक दूसरे पर इल्ज़ामात देते हैं। ऐसा नहीं है। वाटर बोर्ड जो कि सीवरेज के मैटर्स भी देखता है, पानी के भी देखता है। ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, बल्दियाती इदारों के मातहत नहीं है। ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अनइंटरप्टेड पानी वाटर सप्लाई कराची हाई स्कूल मुहैया करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। SLDA 2013 में अगर आप देखेंगे तो सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड क्लियर दिस। उसके बाद देखें, ये आज का बिगाड़ नहीं है, बहुत पुराना बिगाड़ है, मगर यहाँ विल नजर नहीं आती। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, सियासत से बालातर होकर बात करूंगा और नंबर स्कोर करना नहीं चाह रहा। कराची मुश्किल में है, कराची के लोग तरस रहे हैं पानी को। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सुबह सुबह बच्चे और औरतें ड्रम लेके निकलते हैं पानी भरने के लिए। उन गंदा कंटमिनेटेड वाटर होता है, वो बीमारियां फैल रही हैं उससे। देखिए, इतना टैक्स देता है कराची, 400 अरब से ज्यादा टैक्स देता है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो मोटर व्हीकल टैक्स लेती है, यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, होटल्स के टैक्स लेती है। वो कराची पे क्यों नहीं खर्च करती? ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बेहतर करती वाटर बोर्ड का? अब K4 को हम सुन के थक गए हैं कि अब कंप्लीट होगा। मैं नहीं समझता 5 साल मजीद K4 कंप्लीट हो सकेगा। आप तो हमारी ही तरह शिकायत करें, हमें लगा वो वसीम अख्तर साहब, हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि कोई सॉल्यूशंस निकले। कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले हमने पहले भी बात की थी आपसे, खासतौर पे कराची के कचरे की। तब भी आपने यही कहा था कि शहरी इंतजामिया के पास इतने इख्तियारात नहीं है और फिर एक टसल चल रहा है सिंध हुकूमत के साथ। ये तो इस तरह तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। आप यू हैव टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। कोई आपकी इस पे बात नहीं हुई कि भाई ये शहरी जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं इस वजह से? मुझे बताने दें, मैंने 12 खत लिखे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस। कचरे का भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, मेरी नहीं है। मैंने खत लिखे, मीटिंग्स में कहा, वाटर बोर्ड के हवाले से खत लिखे। जो सॉलिड वेस्ट जो कराची का है 60% नालों में चला जाता है, बरसाती नालों में, उसके लिए खत लिखे। ट्रांसपोर्ट के लिए लिखे, कोई जवाब नहीं देता। यहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं कराची से। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ वो ओनरशिप नहीं लेती। कराची बोर्ड अगर सिर्फ चोरियां रोक दे, पानी की लीकेजेस रोक दे, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, मगर ये नहीं कर रहे। बल्क से
बल्क में करप्शन है, बल्क जो सप्लाई होती है उसमें कनेक्शन दिए हुए हैं बहुत सारी कंपनीज को, बिल्डर्स को और बहुत सारी जगहों पे, उसको रोकें, इलीगल हाइड्रेंट रोकें, लीकेजेस रोकें। तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की निशानदही कर दी है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि बहैसियत शहर के मेयर आप बिल्कुल बेइख्तियार हैं। आप इस सिलसिले में, जाहिर है आपने वैसे तो कह दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपसे फिर हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें इस सिलसिले में, आप सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं जो आप उठा रहे हैं। शायद फेस कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गया हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि कुछ डिसाइड करे। वाटर बोर्ड इनके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इनके पास है, ट्रांसपोर्ट इनके पास है, मास्टर प्लान इनके पास है, जो कि पूरी दुनिया में म्युनिसिपैलिटी के पास होता है। इन्होंने सिर्फ जहाँ जहाँ एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ये महकमे अपने पास रखे हुए हैं और रखे हुए हैं, सिर्फ काम नहीं करते। अगर काम कर रहे होते तो आप और मैं इस प्रोग्राम पे नहीं बैठे हुए होते। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आवाज, कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कराची के लोग सफर कर रहे हैं। ठीक है, वो तो कराची के लोग सफर कर रहे हैं, जाहिर है कि आप भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, लेकिन हमें यही लगा आपकी बातों से, और पहले भी बारहा यही लगा है कि आपके इख्तियार में शायद कुछ है नहीं। आपने सारे महकमों का नाम लिया, आप कह रहे हैं सारे सिंध हुकूमत के पास हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ दरखास्त और खत ही लिख सकते हैं जो आप कर रहे हैं। जो शहर के लेकिन मैं आप और आप सब सफर करेंगे, सिटीजन्स के लिए कोई काम करना हो, उसमें सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया उनको मिलकर काम करना चाहिए। ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू सफर, तो आपकी विल होनी चाहिए बीच में कि आप कुछ करना चाहते हैं। और यू आर वेरी राइट, मेयर साहब से तो हमने पहले भी बात की, उनकी लड़ाई तो ऑलमोस्ट चल ही रही है कि आई डोंट हैव एनी पावर्स टू डू एनीथिंग। हम इस अच्छा, गम गलत करने का ना एक बड़ा अच्छा जो तरीका होता है वो मौसीकी भी होती है। तो हमने सोचा कि हम जो हार है उसको भुलाने के लिए आज कुछ मौसीकी का एहतमाम इसलिए कर लें। अभी वाली ताज़ी वाली जो जख्मों पे ताज़ा ताज़ा जो हम सोशल मीडिया दोबारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने दोबारा से नमक छिड़क दिया। लेकिन सरफराज का एक बयान जो है ना ज़राए के मुताबिक वो बड़ा और कल से हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप हमें ऐसे स्माइल करते हुए हंसते हुए देखें तो कहीं ये ना समझ लें कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े गम में हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम रिएक्ट किस तरह करें। लेकिन आपको कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खराब खेल, मतलब बेकार खेल और शिकस्त के बाद कप्तान सरफराज अपने खिलाड़ियों पर बरस पड़े हैं। और फिर किया क्या, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को वार्निंग भी दे दी है कि अगर कोई समझता है कि मैं अकेला घर जाऊंगा तो उसकी हमाकत होगी, यानी सारों को लेके जाऊंगा। वैसे ये बात अच्छा, माशाल्लाह ये हमारे खिलाड़ी हैं जो कि मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर। मौज मस्ती, they are there, they have to do something, they have to eat out, they have to do something. All right, but वो एक दिन पहले भी एक्सप्लेनेशन आ सकती थी, मुझे डूबियस लग रहा है। लेकिन वो आपको बता दिया हमने, को पीसीबी ने बता दिया था कि वो शीशा वाला है, वो 15 की नहीं है, उस दिन की नहीं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, सरफराज ने कहा कि मैं और मेरे साथ और भी लोगों को घर जाना होगा, और कहा कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है, अच्छा खेलना होगा। सीनियर खिलाड़ियों और हेड कोच मिकी आतिक के साथ भी इख्तिलाफात सामने आ गए खुलकर। बेसिकली आपको पता है ना, किसी से ढकी चुपी बात नहीं है। मुबैना तौर पर ये शुएब मलिक और इन सब की एक और ग्रुपिंग है, और सरफराज की एक और ग्रुपिंग है, और इमाद भी शुएब मलिक के कैंप में, और शायद वो कौन है, आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंट के इज दिस द टाइम जिसमें आप बताएं कि जी हमारी ग्रुपिंग चल रही है। एक महीना था जिसमें इत्तेहाद होकर जो है मुत्तहिद होकर कौम के लिए खेलना था, लेकिन प्रॉब्लम मतलब टीम में ग्रुपिंग चल रही है, सोशल मीडिया पे तो जंग चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हाल क्या हुआ है। हमारा फॉर टॉप स्टोरीज वो आपको बताना, आपको पता है सुबह सुबह में हमने आपको इक्विप करना होता है, तो लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए एक बार फिर टेंडर जारी करने की बात हो रही है। लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत इसे भी पेशावर BIT बनाने पर तुली हुई है। 90% से ज़ायद मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद नवंबर तक ट्रेन चलती नजर नहीं आ रही। इंतजामिया की जानिब से पहले 30 मार्च फिर अगस्त में ट्रेन चलाने का दावा किया गया, जो पूरा नहीं हो रहा। ज़ाहिर है ट्रेन चलाने का ठेका कामयाब होने वाली कंपनी को देने के बजाय पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने दोबारा ठेका देने के लिए नीलामी का अमल शुरू कर दिया है, और इस मनसूबे में मजीद 5 माह की ताखीर हो सकती है। मनसूबा 250 अरब रुपए का था, लेकिन खदशा है कि पैदावारी लागत में मजीद 21 अरब का इजाफा होगा। PTI हुकूमत के वादे हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाहिए, जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो।
अच्छा जी, इसी पे बात करनी है कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है, और पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि ऑरेंज लाइन मंसूबे का जो सिविल वर्क मुकम्मल है वो मुकम्मल हो चुका है सारा, तो उसके लिए 20 मई की तारीख दी गई थी, लेकिन आज भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत क्या ये काम करने के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है? रीज़न आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बंद क्यों नहीं कर देते अदरवाइज़? आप ये देखें कि अगर आपने बनाना ही था, जिस तरह मेट्रो पहले 27 किलोमीटर की बनाई है और आप क्लेम पिछली गवर्नमेंट करती रही है कि हमने ये तकरीबन कोई 45 अरब रुपए के करीब बनाई है, तो इसको भी आप उसी तरह ही कंप्लीट कर लेते, 27 किलोमीटर की बस के साथ कंप्लीट कर लेते। लेकिन उनकी ज़िद थी, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा कमीशन आएगी और उतनी ज़्यादा किकबैक्स ली जाएंगी। मैं सिर्फ ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अब गवर्नमेंट में हूँ, हम अपोजिशन में जब थे उस वक्त भी इस ऑरेंज ट्रेन के ऊपर मैं तनकीद किया करता था कि मेरे शहर के अंदर आप 300 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 27 किलोमीटर के ऊपर है, जिससे पूरे सूबे पंजाब के अंदर आप मियारी स्कूल बना सकते हैं, आप मियारी हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि इन्हें ये था कि ये वाला प्रोजेक्ट इसलिए करना है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जल्दी करेंगे। अब इसमें ताख़ीर इस वजह से आ रही है कि इस मंसूबे के अंदर भी जो पिछले मंसूबा जाते हैं इसी तरह के मैं समझता हूँ घपले हैं, लेकिन इस चीज़ को साइड पर रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। चलें, शुक्र है आपने खुद ही कह दिया इस चीज़ को साइड पर, क्योंकि बड़ी पुरानी बहस हो गई ये जंगला बस और ये उस ज़माने में। उसके बाद पेशावर BIT भी हमने देखा बनना शुरू हुई, जो ख़त्म ही नहीं हो रही। मियां साहब ये बता दीजिए कि सुनने में आ रहा है कि इस मंसूबे के कुछ काम के लिए दोबारा टेंडर अब जारी किए जाएंगे, इससे मज़ीद 5 माह डिले हो सकता है। तो इस नौयत के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं और किस सतह पर लिए जा रहे हैं? शहरी जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको भी एतमाद में ले लें, सर बहुत हो गई है, अब तो बड़ा अरसा हो गया है। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की है कि वो टेंडर दोबारा किए जाएंगे, तो जिस काम के लिए टेंडर किए ही नहीं गए तो लाजमी बात है हमने तो नैब नहीं भुगतनी, हम तो इसको कानून के तहत ही करेंगे। अगर किसी चीज़ का टेंडर नहीं हुआ हम टेंडर भी करवाएंगे, एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि जिस तरह PKLI जो इन्होंने बनाया है उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं, कोई PC1 नहीं, उसकी कोई टेक्निक अप्रूवल नहीं, 23.5 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने बगैर PC1 के किया। हमारा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है। हम जो भी काम करेंगे वो आइन और कानून के तहत करेंगे। यहाँ पर अगर जहाँ पर टेंडर नहीं था वहाँ पर टेंडर की ज़रूरत है, बिल्कुल PC1 बनेगा, टेंडर बनेगा, तब जाके हम करेंगे ताकि इसमें अच्छा मियां साहब ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ का ट्रांसपोर्ट के मंसूबों से मुतालिक रिकॉर्ड जो है वो पेशावर BRT की सूरत में सबके सामने है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ऑरेंज लाइन का हशर BRT वाला नहीं होगा और एक दिन लाहौर के शहरी जो हैं इस ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे? देखें, जहाँ तक पेशावर बस ट्रेन का है तो वहाँ के सूबे के रहने वाले वो इस चीज़ का खुद ही जवाब देंगे, हम उनके किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं। पंजाब गवर्नमेंट की आप बात करें ऑरेंज ट्रेन की, डेफिनेटली इसको हमने अब कंप्लीट, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, इसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कंप्लीट करना चाहते हैं। वहाँ पर सारी इकनॉमिक एक्टिविटी रुकी हैं, लोगों का कारोबार रुका हुआ है, वहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट को शफाफियत के साथ कंप्लीट किया जाए, जितना भी हमारे पास उसका हिस्सा आया बाकी होने के लिए, और फिर इसके ऊपर जो है जो ट्रेन का मामला है वो जितनी जल्दी हो सका वो चल सके। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब। वैसे मुझे लगता है दुआएं करनी चाहिए, खुसूसी तौर पर रमज़ान में एहतमाम करना चाहिए। तो पेशावर BIT और वो बार हम ये कहते हैं 90% काम जब हो चुका है तो वो 10% रह गया, ख़त्म करें। अच्छा जी, कुछ बातें आपको हमने करना होता है, यू हैव टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। तो जल्दी से आपको बता दें कि APC से पहले मौलाना फजलुर रहमान के मुतहर्रिक होने से भी कबल बिलावल और मरियम ने आपस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मामला जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और इतवार के रोज़ मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि वो अपनी तहरीक कब और कहां से शुरू करेंगे, जरा सुन लें। जून 21 जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह भी है। जून 21 में मैं खुद नवाब शाह में एक जलसा से खिताब करूंगा जहां से मैं बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी रब्ता मुहिम की शुरुआत करूँगा।
बिलावल और मरीम की मुलाकात में ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ही कुछ तय कर लिया है। लेकिन फिर गुज़श्ता शाम बिलावल की मौलाना से मुलाकात हुई। कुछ ही देर बाद शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिल लिए। जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसकी तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी और वहाँ पर ये सारे जो इश्यूज़ हैं उस APC में ज़ेर बहस आएंगे और फिर इज्तिमाई बसीरत के साथ और मशावरत के साथ उस APC में फैसले होंगे। और मौलाना ने बिलाखिर कह ही दिया है कि जून के आखिर में APC हो जाएगी। इस हुकूमत का खात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है और इसी के लिए हमने इस पर इत्तेफाक किया है कि अगले जो हमारा जून का आखिरी अशरा है उसमें हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उसमें शरीक होंगी और सब हम और तमाम जमातों की जो मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बनेगा उसके इंशाअल्लाह हम सब पैरवी करेंगे। लेकिन हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन पहले इख्तिलाफात की वजह से शायद किसी मुश्तरका फैसले पर नहीं पहुंच सकेगी। शहजादी साहबा किस्सा की सरपरस्ती में वहाँ एक बयानिया मुतारफ़ कराते रहे। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक मुख्तलिफ बयानिया दिया। मोहतरमा पहले आप अपनी सफ़ों के अंदर इंतशार ख़त्म कर लें, फिर आप हुकूमत को ख़त्म करने निकलिएगा। सियासी रेलू कट्टे अपनी सियासी सांसें बहाल रखने के लिए उधार के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे हैं। वो रेल से ऑक्सीजन लेने गए हुए थे। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन ही लिया अब्दुल्ला। और पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, अपोजिशन जमातों का इत्तफाक था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मामलात APC में तय किए जाएंगे। इससे पहले बिलावल और मरियम की मुलाकात में मामलात तय हो जाना, क्या ये अपोजिशन को तकसीम नहीं कर देगा? एटलीस्ट तासुर तो यही लग रहा है। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया है कि APC के अंदर जो तय होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई तजाद की बात नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करके जब आप मीटिंग में बैठते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी खाक पे पहुँचते हैं। तो ये सब इतवार की मुलाकात का जो अहम फैसला था वो ये था कि बजट तो नहीं पास होने देंगे। हुकूमत समझती है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। अभी बात भी हुई थी हमारी, बजट पास करा लेंगे वो। लेकिन लोग क्या हुकूमती पिक्चर में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएंगे आप लोग या इत्तेहादियों को उनके मनाएंगे? व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, करेंगे क्या? देखिए, बड़ा सिंपल बात है कि उसके इत्तेहादी खुद ही एक दूसरे को छोड़ते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि खुद PTI के अंदर बड़ा मसला है। जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की मुंतखब और गैर मुंतखब की बहस हुई है उसमें बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं लोगों को। जो PTI के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि इससे हम तो बिल्कुल ना कोई डेवलपमेंट फंड है, ना कोई काम हो रहा है, लोग हैं वो अलहदा से गालियाँ दे रहे हैं। तो उससे हम ये समझ रहे हैं इस वक्त बहुत थोड़ी तादाद है, इसी वजह से ये वो गिरफ्तार कर रहे हैं अपोजिशन के बेंचेस से लोगों को और उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं कर रहे। और अगर उनको गिरफ्तार ना किया जाए और हुकूमत जो है वो खुद देखिए, और जरदारी साहब को इसलिए ख़तरा है कि जरदारी साहब सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया उस दिन आप जरदारी साहब को गिरफ़्तार कर रहे हैं, जिस दिन आ रहा है बजट आ रहा है उस दिन हमजा को और फरियाद बीबी को गिरफ्तार करें। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए हो रहे हैं कि असल में लोगों के जो मसाइल है उससे तवज्जो हटाई जाए। अगर गिरफ्तारियों से आपका पेट भरता है तो मुझे भी कर लें, बाकी लोग जिस चीज़ को करना चाहते हैं कर लें। बिलावल साहब ने तो उस दिन रात ही कहा था जिस दिन जरदारी साहब को गिरफ्तार किया था कि अगर इससे पेट भरता है तो आप हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन अगर आप अवाम दुश्मन बजट लेकर आएंगे हम उसकी मुखालफत करेंगे, अवाम दोस्त बजट लेकर आएंगे तो उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर, वी गॉट योर पॉइंट। कितना हम वैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह मैनेज करते हैं, सो मेनी नंबर ऑफ गेस्ट्स। हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज वी वांट यू टू नो कि मुल्क में क्या हो रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट तो चलती रहेगी लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी डिसीजंस अच्छी ले सकें। ओके फॉर कमिंग हियर एंड वी नो यू लाइक द शो टुडे, विल सी यू टुमारो।